राष्ट्रपति भवन में मोदी 2.0 सरकार के मंत्रियों को दी जा रही डिनर पार्टी खत्म हो गई है। इस बीच मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण का प्रोसेस शुरू हो गया। आज एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। एनडीए के दलों ने समर्थन वाली चिट्ठी दे दी। सारी चिट्ठियां लेकर नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उनके साथ एनडीए के नेता भी राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी शपथ लेने के लिए न्योता आएगा। राष्ट्रपति का न्योता मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। इस बार मोदी सरकार का नेचर कुछ बदला सा होगा। एनडीए गठबंधन दलों के साथ मंत्रियों के नाम और विभाग पर चर्चा भी होगी। सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है। मोदी के विरोधी इंडिया अलायंस के नेता अब भी कोई चमत्कार होने की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन चमत्कार होता हुआ दिख तो नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने भी खुद को सरेंडर कर दिया। यह तस्वीर मजबूती से कह रही है कि अगले 5 साल एनडीए की सरकार कैसे चलने वाली है। यह तस्वीर मोदी विरोधियों को बता रही है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, एनडीए बहुत मजबूत है। यह तस्वीर मोदी के दुश्मनों को समझा रही है कि जितनी तिकड़म लगा लो, जितना जुगाड़ भिड़ा लो, मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे और इनके सहयोग से बनेंगे। प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए की पहली बैठक हुई, जिसमें गठबंधन की मजबूती दिखी, सारे सहयोगियों का सम्मान दिखा, चाहे उन्होंने कम सीटें ही क्यों न जीती हो, सबको जगह मिली। प्रधानमंत्री के दाईं तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और फिर उनके बगल में गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे। इस गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, तो वो सीधे प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे। उनके पास 12 सीटों वाले नीतीश कुमार थे और उनके ठीक बगल में बैठे थे 7 सीटों वाले एकनाथ शिंदे। एक 2 सीटों वाले सहयोगी थोड़ी दूरी पर बिठाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए भी दिखाई दिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी बात कहते दिखाई दिए। लेकिन नीतीश ने कहा क्या होगा? आज एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो थर्ड टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया। और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेट क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। जदयू को अच्छी भागीदारी मिलने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में इस एक बड़ा मैंडेट हम लोगों को मिला है। 3/4 बहुमत हम लोगों को मिला है। 40 में 30 सीट मिला है हम लोगों को। और ये इंडोर्स भी करता है हमारे अलायंस को, जो 95 से ये अलायंस है जी। आज वहां पर किसी ने कहा भी कि वाजपेयी जी की तरह लग रहा है, जो पुराने सारे साथी वहां पर थे। एनडीए की इस बैठक में 16 पार्टियों के नेता मौजूद थे और इसी बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता भी चुना गया। राजनाथ सिंह ने एनडीए के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका एनडीए के सभी नेताओं ने समर्थन किया। बैठक में फैसला हुआ कि मोदी जल्द से जल्द शपथ लें ताकि एनडीए की सरकार बने। अब 7 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि उसी दिन एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। अब एनडीए की सरकार बनना तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बार 2019 जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। तब मोदी के पास अकेले के 303 सांसद थे। सहयोगी एनडीए तो था, लेकिन सरकार पर हावी नहीं था। इसलिए 2019 में सरकार चलाते हुए नरेंद्र मोदी का अलग कॉन्फिडेंस था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो परिस्थितियां 2024 में होने जा रही हैं, वैसी तो 2014 में भी नहीं थी। तब मोदी के पास अकेले अपने बीजेपी के 282 सांसद थे। सहयोगियों का साथ तो था, लेकिन दबाव नहीं था, क्योंकि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार सरकार चलाने के लिए सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। संभल कर फैसले करने होंगे, क्योंकि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें कम है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल से सरकार चला रहे हैं। पहले गुजरात में चलाई, अब प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन 23 सालों में मोदी ने हमेशा ही पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है।
मोदी को जब 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके पास 182 में से 117 विधायकों का समर्थन था। 2002 में जब मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात का चुनाव जीता तो उन्हें 127 सीटें मिली। 2007 में मोदी को फिर से 117 सीटें मिली, पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा। 2012 में 115 सीटें मिली, मोदी ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। गुजरात से दिल्ली आए तो 2014 में बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिल गईं, पूर्ण बहुमत से 10 सीटें ज्यादा। 2019 में फिर बीजेपी को 303 सीटें मिली, पूर्ण बहुमत से 31 सीटें ज्यादा। लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर आकर सिमट गई है, बहुमत से 32 सीटें कम। इसीलिए मोदी को नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार के लिहाज से इस गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी भी यही दोनों हैं, क्योंकि इन दोनों के सहयोग से बनने वाली सरकार पर हमेशा ही ये सवाल रहेगा कि न जाने कब समर्थन वापस ले लें। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी नीतीश और नायडू पर 5 साल के लिए भरोसा कर सकते हैं? नीतीश और नायडू मोदी को समर्थन के बदले अपनी कितनी बड़ी बार्गेनिंग पावर दिखाने वाले हैं? नीतीश और नायडू को कौन कौन से बड़े मंत्रालय मिलने वाले हैं? क्या बीजेपी को सहयोगियों से किसी बहुत बड़े मंत्रालय की डिमांड मिलने वाली है? और कम सांसदों वाली पार्टियों की बड़ी डिमांड को बीजेपी कैसे पूरा करेगी? कि हम लोगों ने जो फैसला किया और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए ये देखते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले जाएं। तो इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। कौन कहते हैं? जमा खान। अब उनकी ये पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की ख्वाहिश। बीजेपी के सामने ये मुश्किलें इसलिए आई हैं क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर आकर अटक गई। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16, नीतीश कुमार की जेडीयू को 12, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7, चिराग पासवान की एलजेपी को 5, जयंत चौधरी की आरएलडी को 2, पवन कल्याण की जेएसपी को 2 और देवेगौड़ा की जेडीएस को 2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनसीपी, अपना दल, एजीपी, यूपीपीएल, आजसू और मांझी की हम को 1-1 सीट मिली है। इस तरह एनडीए का टोटल 292 सीटों का तो हो रहा है, जो कि बहुमत से 20 सीटें ज्यादा है। लेकिन अगर इनमें से कोई बड़ा सहयोगी छिटका तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए किन्हीं 2 पार्टियों को एक साथ एनडीए छोड़ना होगा। जैसे अगर सिर्फ टीडीपी ने छोड़ा तो उसके 16 सांसदों के जाने के बाद भी एनडीए के पास 276 सांसदों का समर्थन बचेगा, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। इसी तरह अगर नीतीश अकेले छोड़ दें तो एनडीए के पास 280 सांसद होंगे, बहुमत से 8 ज्यादा। लेकिन अगर नीतीश और चंद्रबाबू दोनों चले जाएं तो एनडीए का फिगर 264 पर आ जाएगा, बहुमत से 8 सीटें कम। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए आज जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें पूरी कोशिश की गई कि गठबंधन को मजबूत दिखाया जाए। ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई कि छोटे बड़े सारे नेताओं का ख्याल रखा जाए और आगे भी रखा जाएगा। बस गठबंधन सरकार की यही मजबूरी होती है। जितने नेता फिलहाल मोदी और बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, इन सबको मंत्री पद देना होगा, बड़े बड़े विभाग देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर मोदी और अमित शाह को एडजस्टमेंट करके चलना होगा। ये एडजस्टमेंट इसलिए कर चलना होगा क्योंकि सामने इस बार खतरा यह भी है कि इंडिया गठबंधन खेल पलटने को तैयार बैठा है। और इसी के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई। बैठक में सब एक से बड़े एक खिलाड़ी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ही सबको लीड करके चल रही है, वही मीटिंग की कन्वीनर है, इसलिए मीटिंग खड़गे के घर पर रखी गई। The constituents of India bloc
thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. कांग्रेस पार्टी को कुछ मुस्कुराने का मौका मिला है। 99 सीटें आई हैं, इसलिए सबसे पहले सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ पहुंचे। जयराम रमेश ने राहुल गांधी को संविधान की कॉपी पकड़ाई। 37 सीटों वाले अखिलेश यादव को देखकर मीटिंग में निश्चित तौर पर नया जोश रहा होगा। यूपी के 2 लड़कों ने नई कहानी लिखी है। अखिलेश अभी पत्ते नहीं खोल रहे। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। इस अलायंस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर ममता बनर्जी हैं, जिनके पास 29 सीटें हैं, लेकिन मीटिंग में उनका खुद न आना सवाल उठा रहा है। उन्होंने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा, और अभिषेक जब कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना हुए तो बीजेपी पर बोलने के मौके से चूके नहीं। 1 महीना पहले ही बीजेपी के लोग आके बंगाल के लोगों को कह रहे थे कि 30 सीट जिताओ, दीदीज गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, ममता जी का गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। अभी आप जितने पत्रकार खड़े हैं, आप मेरे से उल्टा पूछ रहे हैं क्या एनडीए का गवर्नमेंट सर्वाइव करेगा? तो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन और द कॉमन मैन। आपका सवाल में आपका जवाब है। कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है, बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, प्राइस राइज के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी, कोई राजनेता किंग मेकर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एनडीए की कमजोर कड़ी नीतीश कुमार खेला तो नहीं पलट लेंगे? सुबह पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में जब एक साथ नीतीश और तेजस्वी दिखे तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। फिर ये फोटो आई तो चर्चा को और बल मिला। रही सही कसर तेजस्वी ने यह कहकर पूरी कर दी कि आगे आगे देखिए होता है क्या। लोकतंत्र को बचाने के लिए मत किया, और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया गया। देखिए, इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। तो कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं मिली है। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हो या कुछ बात भी करेंगे? बात भी, सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। चर्चाओं पर जवाब देने के लिए तुरंत चिराग पासवान भी सामने आए। नीतीश को मेरे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करने लगे।
भरोसा दिलाया कि गठबंधन मजबूत है। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया, आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से, पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। ऐसी चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में गए। सीटें भले ही उन्होंने 4 जीती हों, लेकिन वो इंडिया अलायंस के लिए जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एनडीए को तोड़ने का सपना देखने वाला इंडिया अलायंस खुद कब तक मजबूत रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नहीं आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में 9 सीटें जीती हैं, वो खुद नहीं आए, संजय राउत को भेज दिया। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। खरगे साहब के घर में बैठक हो गई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे जी, शरद पवार साहब, स्टालिन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी सभी थे जी। और हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही जी। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया कि देखिए ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है या आने वाले 6 महीने में आपको पता चलेगा। सवाल इसलिए और बड़ा है कि जब 82 साल की उम्र में शरद पवार इस मीटिंग में अपनी बेटी के साथ पहुंच सकते हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए? बाकी तो इस मीटिंग में सब पहुंचे थे। 22 सीटों वाले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, आप की 3 सीटों वाले राघव चड्ढा, सीपीएम की 4 सीटों वाले सीताराम येचुरी, सीपीआई की 2 सीटों वाले डी राजा, 3 सीटों वाली जेएमएम के झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, यहां तक कि हारे हुए प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला भी आए। उनकी पार्टी ने 2 सीट जीती हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को 10 सालों के बाद मौका दिखा है, तो क्या वो ये कोशिश नहीं करेंगी कि सत्ता में वापसी की जाए? लेकिन इसकी संभावनाएं अभी तो नहीं दिखती हैं। भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तलवार तो एनडीए की सरकार के ऊपर हमेशा ही लटकी रहेगी। ऐसा लगता है कि दिल्ली की राजनीतिक बिसात पर अभी कई पत्ते खुलने बाकी हैं।